रूपचंद, अब तो हर लम्हा डर लगा रहता है, पता नहीं हमारा क्या होगा। तुम तो खैर डॉक्टर भी हो और मेरे पुराने दोस्त भी। बात सिर्फ तुमसे ही दिल की करता हूं और तुम पर ही भरोसा करता हूं। अरे दिल तोड़ने वाली बातें ना किया करो अहमद मियाँ। बल्कि मैं तो ये तुम्हारा नाम भी भूलकर दूसरों की तरह डिप्टी साहब कहने लगा। अहमद मियाँ, मैं जानता हूं माहौल अच्छा नहीं है, लोग बड़ी तादाद में पाकिस्तान जा रहे हैं, मगर वादा करता हूं आपको कुछ नहीं होगा। भाभी, बच्चे, किसी पर एक आंच नहीं आने दूंगा मैं। अपना नौशाद है ना, वो भी पाकिस्तान जाने की जिद कर रहा है, मगर तुम लोगों को छोड़कर पाकिस्तान कैसे जाऊं रूपचंद? कमाल की बातें करते हो डिप्टी साहब। आप पाकिस्तान क्यों जाएंगे? पाकिस्तान जाएं आपके दुश्मन। सच कहते हो रूपचंद, अब तो दोस्त और दुश्मन की तमीज भी नहीं होती। बच्चे स्कूल छोड़कर घर बैठे हैं और बाहर आग भड़क रही है। जमाने को नजर लग गई डिप्टी साहब। अंग्रेज चले गए, जाते जाते ऐसा जख्म दे गए जो बरसों रिश्ता रहेगा। खून की नदियां बह रही हैं और किसी में इतनी सकत नहीं कि टांका लगा सके। कौन टांका लगाएगा रूपचंद, कौन? फसाद की आग भड़कती है ना तो लोग जंगली हो जाते हैं। आप ठीक कहते हैं डिप्टी साहब, मजबूरियां भी हायल हैं। जहां मुसलमान ज्यादा हैं उन इलाकों से हिंदुओं को निकाला गया, और जहां हिंदू ज्यादा वहां से मुसलमान निकाले जा रहे हैं। देखो रूपचंद, मैं तो अपनी जमीन छोड़कर नहीं जाऊंगा, और यही ख्याल मेरी बेगम का भी है। भाभी ठीक कहती हैं, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। मगर बच्चे ये मानने को तैयार नहीं है रूपचंद। उन्हें कैसे समझाऊं कि हमारी जड़ें यहां हैं? जड़ों को छोड़कर परदेश कौन जाना चाहता है, मगर बच्चे हैं कि सुनने को राजी नहीं है। सब बदल गए, बच्चे भी बदल गए। हाँ, आप बता रहे थे कि भाभी को कुछ तकलीफ है। अब आया हूं तो भाभी से मिलकर जाऊंगा। क्यों नहीं। रेहाना जी। डॉक्टर साहब आए हैं। जी आई। लीजिए, रेहाना आ गई। भाभी, अब ये मिलना मिलाना हो तो बीमारी का बहाना मत बनाए कि। हाय अल्लाह, ये कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब? भाई मैं तो चला रूपचंद, अब तुम जानो और तुम्हारी बीमार मरीजा जाने हैं। ये क्या बात हुई? बैठिए ना आप भी। डॉक्टर साहब, बस जरा नज़ला हो गया था और कभी कभी बुखार भी रहता है। तो साफ कहिए ना, पूरी बीमारी का घर बन गई हैं आप। खैर, दवा दिए देता हूँ। जी। रिश्वत में एक अच्छी सी चाय पीऊंगा भाभी। जी। जी, अभी पिलवाती हूँ। देखा डिप्टी साहब, भाभी अभी भी पर्दा करती हैं। कोई ईमान से कह दे कि हम दोनों अलग अलग हैं, मगर जमाना अलग करने पर आमादा है। फिर भी आप कहीं नहीं जाएंगे डिप्टी साहब, मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। जाना कौन चाहता है, मगर जमाने की हवा निराली है रूपचंद, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी। अब्बा समझते नहीं परवीन, जिद किए बैठे हैं। यहाँ रहे तो मार दिए जाएंगे। अब्बा भी क्या करें नौशाद भाई, पुराने उसूलों के आदमी हैं, सारी जिंदगी तो यही गुजार दी। अब पाकिस्तान कैसे जाएं? सब चले गए, राजा महाराजाओं के तलवे चाटने वाले रह गए सिर्फ, जिन्हें अब भी लगता है कोई मुआवजा होगा। मैं अजमेर से लौटा हूँ, वहां से भी बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं। पर अब्बा को तो हालात की नजाकत का भी इल्म नहीं। याद है नौशाद भाई, एक हफ्ता पहले मियाँ झुब्बा ने स्कूल की दीवार पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिख दिया, फिर उसकी मुखालफत में किसी ने वहां अखंड भारत लिख दिया। हाँ जानता हूँ, बात बढ़ गई, पुलिस बुलाई गई, मुजरिमों को पुलिस लॉरी में भरकर ले गई। अब ये बातें आम हो गई हैं। अब इस फिजा में
यहाँ कौन रह सकता है नौशाद भाई? यही बात तो अब्बा और अम्मा को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब्बा तो मान भी जाएं, लेकिन जानता हूँ अम्मा नहीं मानेंगे। सही कहा नौशाद भाई, अम्मा नहीं मानेंगी। जमाना बदल गया, लेकिन अब्बा और अंकल को जमाने की हवा नहीं लगी। नौशाद, परवीन, दौड़ कर इधर आओ। क्या हुआ? देखो तुम्हारे अब्बा को क्या हो गया है। हैं? आए, चलो चलो। ये देखो। मैंने कहा जी, कहाँ चल दिए? डिप्टी साहब को देखने जा रहा हूँ। 2 दिन से मिला ही नहीं हूँ। चाय तो पी लीजिए। चाय पी लूंगा यहाँ तो फिर भाभी से फीस कैसे वसूल करूंगा? तो भाभी की चाय आपकी फीस है। जी हाँ, माय डियर मैडम सोनी। लेकिन वो तो आपसे इलाज के नाम पर भागती है कि कुनीन का मिक्सचर पीना पड़ेगा। अरे बीमारी में तो पीना ही पड़ेगा। वैसे किसने कहा है बीमार होने को? ये आप जाने और आपकी भाभी साहिबा जाने, मगर मुझे भी डर लगता है। क्यों? आग तेज हुई तो पता नहीं ये लोग भी घर छोड़कर ना चले जाएं। अरे शुभ शुभ बोलो, जाने कौन देगा इन्हें? बरसों से भाई की तरह रहते आए हैं, तो आइंदा भी मिलजुल कर रहेंगे। ये दस्तक कौन दे रहा है? आप ठहरिए, मैं दरवाजा खोलती हूँ। भाभी, आप चुप हो जाइए, इत्मीनान रखिए। मैंने कहा ना, इन्हें कुछ नहीं होगा। देखिए ना भाईजान, ये कुछ भी नहीं बोलते। सारे जिस्म पर फालिज का असर हुआ है। अब मेरा क्या होगा भाईजान? मेरे बच्चों का क्या होगा? इस तरह रोएंगी तो फिर इलाज करना दुश्वार हो जाएगा। इन्हें फौरन अस्पताल में दाखिल करना होगा। अब्बा चले गए, जिंदगी से ज्यादा मुल्क के हालात से हार गए। तुम्हें याद है प्रवीण, अब्बा की मौत पर डॉक्टर अंकल किस तरह बिलख बिलख कर रो रहे थे? हाँ, हमें तो डॉक्टर अंकल को संभालना मुश्किल हो गया था। भाईजान, हम तो अपना ही गम भूल गए। ठीक कहती हो। अस्पताल में भी सारी रात डॉक्टर अंकल अब्बा के पास ही रहते थे। अम्मा को सोने के लिए कहकर खुद ही सारी रात जागते रहते थे। भाईजान, कभी कभी सोचती हूँ, ये कैसी आग है? इस आग ने मोहब्बत के जज्बों को कहाँ तकसीम किया है। सच कहती हो प्रवीण, लेकिन इसके बावजूद जज्बे तकसीम हुए हैं। जज्बे तकसीम ना होते तो हालात इतने खराब ना होते। सुना है आग पिछले मोहल्ले तक फैल चुकी है। हमारा मोहल्ला भी किसी वक्त भी दंगाइयों की जद में आ सकता है। अम्मा को बोलता हूँ, समझाता हूँ उन्हें, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। भाईजान, क्या अम्मा मान जाएंगी? अम्मा को छोड़कर भी तो नहीं जाया जा सकता। अम्मा को मनाना ही होगा। अगर इसके बाद भी अम्मा नहीं मानी तो? फिर देखा जाएगा, लेकिन इन हालात में यहाँ रहना जान को आफत में डालना है। भाईजान, सुबह डॉक्टर अंकल आए थे, कह रहे थे घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ हुआ तो हम लोग उनके घर में शिफ्ट कर जाएंगे। ये मुमकिन नहीं है प्रवीण, सिवाय यहाँ से जाने के हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चलो अम्मा को समझाने की कोशिश करते हैं, आओ। भाईजान, मैं अम्मा का जवाब जानती हूँ।
अम्मा, ये आवाजें सुन रही हैं? शहर का माहौल अच्छा नहीं है। यहाँ से जाने में ही हम सबकी भलाई है। हाँ माँ, भैया ठीक कह रहे हैं। ट्रंक खाली कर दीजिए, बस जरूरी सामान ही लेकर जाएंगे। खबरदार परवीन, कोई मेरे ट्रंक को हाथ लगा कर तो देखे। तो इसका मतलब आप नहीं जाएंगी? नॉस, मोई मैं सिंध में मरने जाऊं? अल्लाह मियाँ, वहाँ की औरतें बुर्के पाजामे फटकाती फिरे हैं। तो संजले के पास ढाका चले जाइए। आए हाय, ढाका क्यों जाऊं मैं? फिर रावलपिंडी चली जाइए, फरीदा के पास। हाँ माँ, ये ठीक रहेगा। हाँ। मेरी तौबा, उनके हाथ किसी की मिट्टी पलीद हो। दो जखियों की जबान बोले हैं वहाँ सब। मैं तो ना जाऊं वहाँ, कतई नहीं। फिर यहाँ रहकर मरने का इरादा है अम्मा? तो तुम लोग चले जाओ वहाँ, मैं तुम लोगों को तो नहीं रोकती। अब तो चल चलाओ की वक्त है, आखिरी वक्त है मेरा। अब मैं कहाँ जाऊंगी मरने के लिए? अम्मा, अम्मा, मान जाइए ना अम्मा, हाँ, मान जाइए। मान जाइए अम्मा। वैसे भी ट्रंक में रखा ही क्या है? हड्डियों का मंजन, सूखी मेथी, मुल्तानी मिट्टी, अलाए बलाए। अम्मा, कब तक इनको कलेजे से लगा कर रखेंगी आप? अम्मा, आप भी ना, आपका जवाब नहीं। ये सब नहीं ले जाएंगी तो क्या पाकिस्तान का बैंक बैलेंस कम पड़ जाएगा? 3 बार बड़े भैया आपकी पोटलियां फेंक चुके हैं। आप तो ऐसे ट्रंक ट्रंक करती हैं जैसे ट्रंक में खजाने भरे हों। हाँ हाँ हाँ, खजाने से ज्यादा कीमती है ये। कोई मेरे ट्रंक को हाथ लगा कर तो देखे। तुम्हें क्या पता, इसमें सारी जिंदगी है मेरी। मेरे दुख सुख की कहानियां हैं इसमें। तुम्हारे अब्बा की निशानियां हैं इसमें। अम्मा, तुम लोग क्या जानो ये सब। इन्हें देख लेती हूँ तो तसल्ली हो जाती है। जानती हूँ तुम्हारे लिए बेकार की पोटलियां हैं ये, लेकिन मेरे लिए तो खजाना है इसमें। और अब बहुत हुआ। किसी ने आके मुझसे कुछ पूछा तो उसकी खैर नहीं। और हाँ, कान खोल के सुन लो तुम दोनों, जिसको जाना हो खुशी से जाए, मगर मुझे जाने के लिए कोई ना कहे। ठीक है अम्मा, यही रहो, लेकिन रोना चीखना बंद करो। सारी आवाज यहाँ से डॉक्टर अंकल के यहाँ जाती है। वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? जिसे जो सोचना है वो सोचे, मुझे क्या। लेकिन मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, और ना ही मेरा कोई सामान जाएगा। सुन लिया तुम दोनों ने। चलो प्रवीण, अब अम्मा से कौन बहस करे? अम्मा, आपका इरादा मरने का है तो कौन रोक सकता है? अम्मा, एक बार फिर सोच लो। हम अपने वतन जाएंगे, अपने वतन। कौन सा वतन? किस वतन में जाओगे तुम? बताओ, कहाँ है अपना वतन? ये अपना वतन नहीं हुआ तो दूसरा कहाँ से हो जाएगा अपना वतन? इसी खाक में पैदा हुए, यही पले बड़े, अब तो यही की खाक गवारा है मुझे। चिरागे सेहरी हूँ, नन्हा सा झोंका आया और चिराग की लौ खामोश। वतन ना हुआ, पाँव की जूती हो गई। जरा तंग पड़ी, उतार फेंकी, दूसरी पहन ली। जाओ, चले जाओ तुम लोग।
मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, अम्मा, किसी को नहीं रोकूंगी। जाओ, चले जाओ, तुम दोनों चले जाओ। चले जाओ। सुनिए, ये रेहाना के घर क्या हो रहा है? आप जाकर देखते क्यों नहीं? क्या देखूं, क्या कहूं उनसे? बच्चे सामान बांधे खड़े हैं, बाहर वागा तक ले जाने वाले बसें तैयार हैं। अपनी जमीन, अपना घर छोड़कर जाने वाले तैयार हैं। कोई खुशी से अपना घर छोड़ता है क्या? आप नहीं जाएंगे तो रेहाना से मैं मिलकर आती हूँ, बच्चों को भी समझाती हूँ। अभी ऐसी गलती मत करना सोनी। कुछ देर के लिए भाभी को अकेला छोड़ दो। मैं इतना जानता हूं, भाभी नहीं जाएंगे। और बच्चे? डिप्टी साहब के बच्चे नहीं मानेंगे। तो फिर रेहाना किसके साथ रहेगी अकेले, इतने बड़े घर में? क्यों, हम नहीं हैं? हमारे साथ रहेंगी। वाह, आप कहेंगे और वो हमारे घर चली आएंगी। भाभी नहीं आएंगी जानता हूं मैं, मगर अभी माहौल ठीक नहीं है। बच्चों को रोका भी नहीं जा सकता। फसादियों की फौज कभी भी अचानक आ जाती है। भगवान बचाए, ये अंग्रेजों ने जाते जाते कैसी आग भड़का दी। मगर मेरा मुंह मत देखिए, आप कुछ कीजिए। वही सोच रहा हूं, मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाभी की इज्जत से वाकिफ हूं मैं, और बच्चे भी नहीं मानेंगे। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं, भाभी पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मैं कोई आंच नहीं आने दूंगा। नौशाद भाई, अम्मा बिल्कुल चुप हैं, किसी बात का जवाब नहीं देती, जैसे सट्टा मार गया हो। हाँ प्रवीण, सारा सामान बंद गया है, रात के वक्त निकलना होगा। कम वक्त आंसू भी सूख गए। यही ख्याल आ रहा है कि अम्मा हमारे बगैर कैसे रहेगी। हाँ भाईजान, मैं भी यही सोचकर परेशान हो रही हूँ। सोचा था एक बार और अम्मा से बात करूंगी, मगर अम्मा तो कुछ भी बोलने सुनने को तैयार ही नहीं। बस अब्बा के कमरे में बैठी हैं, चेहरा मुर्दा हो रहा है। भाईजान, अम्मा को देख देख कर तबीयत घबरा रही है मेरी। घबराने से काम नहीं चलेगा प्रवीण। पिछले मोहल्ले में जबरदस्त मार काट मच चुकी है। सुना है फसादियों का अगला निशाना हमारा मोहल्ला है, इसलिए जैसे भी हो आज रात निकलने की कोशिश करनी है। अल्लाह सब ठीक करेगा। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अम्मा के बारे में सोचती हूँ तो पागल हो जाती हूँ। क्या होगा अम्मा का भाईजान, क्या होगा अम्मा का? मैंने कहा ना, अम्मा के बारे में ना सोचो। जान सबकी प्यारी है, जान प्यारी ना होती तो यहाँ से जाने का सवाल ही नहीं उठता। मगर हम भी क्या करें, मजबूरी है। अम्मा के साथ हम अपने और अपने बच्चों की जिंदगी तो अजाब में नहीं डाल सकते ना। हाँ, बच्चों की फिक्र न होती तो यहाँ से जाने के बारे में क्यों सोचती। हाँ।
बच्चों की वजह से ही मजबूर हैं, वरना अम्मा को इस हाल में अकेले छोड़ने का ख्याल नहीं आता। अब ये सब मत सोचो प्रवीण, कम से कम संभाल ले चलना है। अच्छा, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे भी चुप है भाईजान। 2 दिन से कोई कुछ नहीं बोल रहा। बच्चे खौफजदा हैं। सुनो, मैं ट्रक वाले से मिलकर आता हूँ, तुम अम्मा के पास रहना। ठीक है नौशाद भाई। सुनिए, मैं डिप्टी भैया के दरवाजे से लौट आई, अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। परवीन की आवाज सुनी, कलेजा बैठ गया। रेहाना की तबीयत भी अच्छी नहीं, मगर मैं मिल भी नहीं सकती। सोनी, अभी मिलने की जरूरत भी नहीं। इस आलम में बच्चों के अंदर गुस्सा भरा है। मुझे डिप्टी साहब याद आ रहे हैं। याद है, मरने के 1 दिन पहले मैं उनके पास था। डिप्टी साहब को अपनी मौत का यकीन हो चला था। इसके बावजूद उन्होंने मुझसे कहा, मेरी बात सुनो रूपचंद, देखो मेरे पास वक्त कम है, मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता, अपने बच्चों पर भी नहीं। बच्चों की भी तो अपनी दुनिया है ना। अरे ये सब क्या लेकर बैठ गए? आराम कीजिए, कुछ नहीं होगा आपको। पूरी बात तो सुन लो डॉक्टर। मेरे बच्चे भी पाकिस्तान चले जाएंगे, मगर मैं जानता हूं रेहाना नहीं जाएगी। जानता हूं मैं। बस इसी बात से परेशान हो रहा हूं कि रेहाना का ख्याल कौन रखेगा। तुम हो, इसलिए ज्यादा फिक्र नहीं है। तुम्हारी अहलिया को बहन कहता हूं। मैं जानता हूं बहन अपनी भाभी का खूब ख्याल रखेगी। और हाँ रूपचंद, रेहाना को कभी अकेले मत होने देना, कभी भी। ये क्या फजूल बातें करने लगे? डॉक्टर हूं मैं, पत्थर का दिल है, रुलाने पर तुले हो क्या? चुपचाप सो जाओ डिप्टी साहब, चुपचाप सो जाओ। बस डॉक्टर, बस सोने ही वाला हूं, सोने ही वाला हूं, गहरी नींद सोने वाला हूं, गहरी नींद। लेकिन ये बात आपने बताई नहीं। क्या बताता? डिप्टी साहब की याद आती है तो आंखें भर जाती हैं। सालिमों ने आपस की मोहब्बत पर भी पहरा बिठा दिया। सुना है आज रात में ये लोग जाने वाले हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। अरे मुगलपुरा में हंगामा हो गया है, जल्दी निकलना होगा। रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं आएगी ना? हमारे साथ औरतें और बच्चे भी हैं। परेशानी तो कहीं से भी और कभी भी आ सकती है, लेकिन ये जगह खाली करना बेहतर है, यहाँ ज्यादा खतरा है। तो तुम चलोगे कैसे? आगे जंगल का रास्ता ठीक है, आप फिक्र ना करें, अल्लाह का नाम ले बस। ठीक है, मैं औरतों और बच्चों का खबर करता हूँ। हाँ, जरा जल्दी कीजिएगा। चले गए, नालायक ना खलफ चले गए।
अरे ये सब तुम्हारी करतूत है अंग्रेजों। दिलों के टुकड़े कर दिए, भाई को भाई से लड़ा दिया, अपनों को खास से जुदा कर दिया। मैं पूछता हूं, हम मर गए थे क्या? जाने की क्या जरूरत थी? बच्चों को क्यों नहीं रोका आपने? जाने क्यों दिया? हम तो अपने थे भाभी, आपने हमें भी गैर बना दिया। तुम लोग हाँ माँ, तुम लोग लौट आए। बच्चे भी आ गए, सब लोग आ गए अम्मा, सब लोग आ गए। अम्मा, ये सब डॉक्टर अंकल का करिश्मा है। हम तो काफी दूर निकल चुके थे, मगर डॉक्टर अंकल आकर हमें पकड़कर ले आए। मेरे लाल, मेरे बच्चे, अम्मा, मेरे जिगर के टुकड़े। तेरा लाख लाख शुक्र है अल्लाह, मैं तो दोबारा जी उठी। अम्मा, शुक्र है। बच्चों, ये मुए डॉक्टर साहब कहाँ हैं? भाभी जी भर कर सुनाओ, मगर अब ये ढोंग बंद करो। हाय अल्लाह, आपको मैं ढोंग करती हुई दिख रही हूँ। और क्या, मुझे बुलाना हो तो वैसे ही बुला लिया करो, चला आऊंगा मैं। ये बच्चों को बाहर भेजने की क्या जरूरत थी? बस अब आप चुप कीजिए। भाभी, आज तो फीस दिलवा दो। क्या? नलायकों को लोनी जंक्शन से पकड़ कर लाया हूं मैं। चुप कीजिए, बड़े आए हैं अपनी भाभी से फीस लेने वाले। जड़ें। अभी आपने इस्मत चुगताई के इस मशहूर अफसाने पर मबनी मुशर्रफ आलम ज़ौकी का तरतीब करता रेडियाई अक्स सुना। हिस्सा लेने वाले फनकार थे दिनेश वर्मा, सविता शर्मा, अशोक मलकानी, अंजलि, गीता वर्मा, तिलक राज और डॉक्टर अश्वनी कुमार। हिदायत और पेशकश सरफराज अहमद, मुआविन मोनिका।